हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से वो क्या क्या उसमें प्रोविजंस लाए गए हैं, किस किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, क्या क्या चेंजेस उसमें किए गए हैं एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, मतलब उसके माध्यम से एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो भी इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं हम आज सारे उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपका उस टॉपिक के लिए रिगार्डिंग कवर कर दी जाएंगी। आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा गाइस। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइस अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। हमारी झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच के डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन कंफॉर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 2030. It is intended to restructure and reorient the education system in India. Critically examine this statement. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य 4 2030 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन और पुनर्रचना करना था। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सो ये क्वेश्चन गाइस GS2 से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है वो किसके अनुरूप लाई गई है, किसकी कंफॉर्मिटी में, मतलब कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको लर्न ज़रूर करना है। 17 गोल्स हैं जो कि हमारा टारगेट है कि हमें 2030 तक उनको अचीव करना है। तो उसमें हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसी के लिए उसको फुलफिल करने के लिए उसी की कंफर्मिटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें देखने को मिली। ठीक है, इसका इंटेंशन क्या था, इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में
उसको रीस्ट्रक्चर करना है, मतलब उसका पुनर्गठन करना है, उसमें चेंजेस लेके आने हैं, दोबारा से उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है, ताकि जो एजुकेशन फॉर ऑल का हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा गोल है, हम उसको अचीव कर पाए। ठीक है, और उसको रीओरिएंट करना है, उसकी पुनर्रचना करनी है। इसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रॉज एंड कॉन्स सबके बारे में बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हैं, जिससे कि हम गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को अचीव कर सकते हैं, और क्या क्या उसमें हमें कमियां भी देखने को मिली हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट गाइस। Since independence, the government has come up with education policies 1968, 1989, and 1992. The NAP 2020 focuses on transforming our education system and is critical in achieving the SDG 4. मतलब इंडिपेंडेंस जब से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, आज़ादी के बाद से ही सरकार अलग अलग कई मतलब चेंजेस से एजुकेशन पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। जैसे सबसे पहले 1968 में लाई गई थी, फिर 1979 में लाई गई, फिर 1992 में लाई गई। अब 1992 के बाद मतलब कितने सालों बाद, 28 सालों बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, 2020 में, 2020 में। और ये पॉलिसी जो लेके आई गई है, ये ट्रांसफॉर्म अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए लाई गई है। और किसके ग्राउंड्स पे कि ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को अचीव किया जा सके। उसका उद्देश्य, वो एक उद्देश्य रखते हुए, उस पर फोकस करते हुए इसी तरीके से लाई गई है। ठीक है, The NEP 2020 is restructuring and reorienting the education in better way because अब ये अच्छे तरीके से उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये रिस्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब कि बेसिकली हम बेनिफिट्स बताएंगे कि किस तरीके से वो अच्छा है। फर्स्ट इज इट एस्पायर्स टू कंबाइन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न थिंकिंग। कि इसका मतलब एस्पायर क्या कर रहा है, एस्पायरेशन बेसिकली क्या है कि शिक्षा के साथ ये लाया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी हो और उसी के साथ साथ मॉडर्न थिंकिंग भी हो। मतलब वो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहा है कि पुराना भी चले। मतलब इसका क्या मतलब है, जो हम बोलते हैं ना कि वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है, कि चेंजेस चेंजेस आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, चेंजेस की ज़रूरत है। तो वही चीज़ के बारे में ये यहाँ पे लेकर आए हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो तो है, ठीक है, जो अच्छी है वो हमें लेके चलनी है, लेकिन उसमें हमें चेंजेस करने की भी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द टाइम। वो चेंजेस क्या है, मॉडर्न थिंकिंग भी उसमें लेके आने की ज़रूरत है, ताकि हम टाइम के से कदम मिला के चल पाए। राइट, इट इंट्रोड्यूसेस वोकेशनल एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन को जो एलिमेंट्री स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा का परिचय दिया गया है। वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है कि अब वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी एलिमेंट्री स्कूल्स में। नेक्स्ट, इट एम्फेसाइजेज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट। अब NUP 2020 ने एम्फेसाइज क्या किया है, जैसे कि जो भी एजुकेशन के रिगार्डिंग लाइक प्लानिंग की जाती थी, या जो असेसमेंट अप्रेजल भी होता था, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, या फिर असेसमेंट किया जाता था कि टीचर्स के क्या असेसमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस का देखा जाता था, और लर्निंग का स्टूडेंट्स कितना लर्न कर पा रहे हैं उसको असेस किया जाता था। तो ये जो असेसमेंट होती थी ये मैनुअल बेसिस पे हुआ करती थी, कि असेसमेंट रिपोर्ट होती थी, उनका देखा जाता था कि सबमेटिव असेसमेंट हो रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही है। ठीक है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, होम टेस्ट हो रहे हैं, या वो जो चीज़ें होती थी, या प्लानिंग उस हिसाब से की जाती, तो वो सारा मैनुअल बेसिस पे हुआ करता था। मतलब जितनी भी रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ सारा मैनुअल बेसिस पे किया जाता था। लेकिन इन्होंने क्या बात की कि एम्फेसिस अब किस पे देना है, टेक्नोलॉजी पे, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही अब जैसे हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो एजुकेशन का हमें यहाँ पे जो प्लानिंग है, असेसमेंट है, उसको भी डिजिटलाइज करना है, कि सारा का सारा रिकॉर्ड सब कुछ सेव्ड हो टेक्नोलॉजी में, मतलब कि सिस्टम्स पे सेव हो। ठीक है, हर किसी के पोर्टल पे सेव हो, प्लेटफॉर्म पे हो, एक वो मैनुअल ना हो, ताकि कोई मैनिपुलेशन या कोई भी गड़बड़ ना की जा सके, और सबको फेयर तरीके से दिया जा सके, सबके साथ फेयर हो। ठीक है, कहीं पे भी बायसनेस हमें ना देखने को मिले। नेक्स्ट इज
डिजिटल लर्निंग कंटेंट वुड बी अवेलेबल इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस। कि डिजिटल माध्यम से जो लर्निंग कंटेंट है, जो स्टूडेंट्स को कंटेंट दिया जाता है, जो उनकी एजुकेशन या उनके उसके कोर्स के हिसाब से होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगा। अब वो क्या होगा कि हमारी 8 रीजनल लैंग्वेजेस में वो कंटेंट अवेलेबल होगा, ताकि उसका एक्सेस हर कोई कर पाए, सभी के लिए वो एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो वो चीज़ एक वो ड्रॉबैक खत्म कर दिया कि जो एजुकेशन, जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अब डिजिटली जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा, वो कंटेंट 8 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, सो दैट वो सभी उसका एक्सेस ले पाए, सभी उसको पढ़ पाए। नेक्स्ट इज स्कूल रेडीनेस हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड एज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। स्कूल रेडीनेस मतलब कि स्कूल्स को अच्छा करना, वहाँ पे फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ को बेटर करना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, बजाय कि मतलब कि लर्निंग की फाउंडेशन के हिसाब से। कि अगर आपको फाउंडेशन, अब फॉर एग्जांपल स्कूल रेडीनेस का क्या मतलब है कि अब अगर स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल समर्स हैं, गर्मियाँ हैं, गर्मी में बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ पे अप्रोप्रिएट फ़ैन भी नहीं है, जो फैंस हैं वो भी अच्छे से नहीं चल रहे हैं। हमने देखा है, हम स्कूल में जाया करते थे गर्मियों में, क्या होता था कि इतनी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स हैं और उस पे क्लासरूम के 4 कोनों पे फैंस हुआ करते थे। जो बच्चा बीच में बैठा है वो बेचारा तो मर गया, और वो फैन भी बेचारे कैसे चलते थे, इतना मर मर के चला करते थे। तो उस टाइम पे वो गर्मी में गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, बच्चा वैसे ही ना परेशान हो जाएगा। वो समझ क्या पाएगा, वो अपना फोकस नहीं कर पाएगा लर्निंग पे, जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो जब वो फोकस ही नहीं करेगा, वो ध्यान से पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसका फाउंडेशन कभी भी बिल्डअप नहीं हो सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट अच्छा देना है, स्कूल्स को इस तरीके से तैयार करना है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो, सो दैट कि उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग पे ही रहे, वो प्रॉपर तरीके से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वहाँ पे पढ़ पाए, ताकि उनका फाउंडेशन अच्छा हो, बेस उनका अच्छा बिल्डअप हो जाए। राइट। नेक्स्ट, इट प्लान्स टू रीमॉडल हायर एजुकेशन एंड एस्टैब्लिश रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़। कि जो हायर एजुकेशन है उसको दोबारा से मतलब रीमॉडल, उसको फिर से तैयार करने की बात की गई है, और रेप्यूटेड अच्छी उच्चतम जो या प्रतिष्ठित कहें, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी स्थापना करने की बात की गई है, उनको एस्टैब्लिश करने की यहाँ पे प्लान किया गया है, योजना बनाई गई है। एजुकेशन सेक्टर वुड नाउ गेट 6% ऑफ जीडीपी। पहले हमें जीडीपी का शेयर बहुत, मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो शेयर दिया जाता था एजुकेशन को, तो वो जीडीपी का काफ़ी कम शेयर हमें देखने को मिलता था। आई थिंक इट वाज ओनली 1 to 2%, सिर्फ इतना ही हमें देखने को मिलता था। अब एजुकेशन सिस्टम पे 6%, कि जितनी भी हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितनी भी जीडीपी होगी, उसका 6% प्रोवाइड किया जाएगा किसको, एजुकेशन सेक्टर को। मतलब उसको बढ़ाया गया है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ज़्यादा फोकस दिया गया है एजुकेशन सेक्टर को। इट एम्स टू क्रिएट अ नॉलेज इकोनॉमी। कि इसका बेसिकली उद्देश्य ही यही है कि हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको क्या बनाना है, वो ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो। वो कहते हैं ना कि जैसे बोलते हैं ना कि अरे कितनी ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, नो मैटर, हमेशा एक पॉपुलस कंट्री बुरी नहीं होती है। एक पॉपुलस कंट्री तब तक बुरी है जब तक उसमें गरीबी है, उसमें इलिटरेसी है, जब तक वो पॉपुलेशन स्किल्ड है ना, अगर क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, उनके पास एजुकेशन है, तब तक वो पॉपुलेशन सबसे बेटर है। ताकि चाहे कितनी भी ज़्यादा पॉपुलस कंट्री क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड है, तो वो हमेशा बेटर ही करेगी, वो हमारी कंट्री को ग्रो करेगी, बजाय कि उस पर कुछ बर्डन बनने से। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, नॉलेज इकोनॉमी बनानी है, कि सब में इतना ज़्यादा कैलिबर हो कि हमें वो फेज़ ही ना दे, ये जो फेज़ है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस है, गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो फेज़ ही एलिमिनेट हो जाए। राइट। इट हैज़ ओपन डोर्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू एस्टैब्लिश कैंपसेस इन इंडिया। अब इसने वो दरवाजे भी ओपन कर दिया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस की स्थापना कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिया में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है ये। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर यूनिवर्सिटीज़, कि यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा,
अलग अलग नहीं होगा, हर चीज़ों से एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जिससे कि वो पैरिटी रहेगी और बायसनेस नहीं होगी और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, मदर टंग बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन, कि जैसे 5th क्लास तक तो क्या बोला, कंपलसरी कि भाई उनकी जो बच्चों की मदर टंग है उसी में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये भी कि मदर टंग में ही, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में वो बच्चे के फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, उस टाइम पे अगर उसको अपनी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको कैप्चर कर पाएगा और रिटेन कर पाएगा, तो फाउंडेशन अच्छा बिल्डअप होगा उसका। राइट, तो ये तो हमने देखे कुछ उसके बेनिफिट्स के बारे में कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स की, मतलब लेक्यूनास, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पॉजिटिव्स तो हैं ही, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती हैं। वो क्या है? There's emphasis on digital learning, but a large number of students lack access to smartphones, laptops और the internet। कि अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि डिजिटल लर्निंग पे भी फोकस करो। क्या बोला गया है कि ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न थिंकिंग भी लेके आनी है, कि डिजिटल लर्निंग भी प्रोवाइड करनी है, डिजिटलाइजेशन करना है, उस पर बात की गई है। लेकिन डिजिटल के बारे में तो बात कर दी, डिजिटल तो कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इस चीज़ में है। 70% हमें ऐसे लोग रूरल पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जनसंख्या है जिनके पास एक्सेस ही नहीं है, ना उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, ना ही उनके पास लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह कुछ है जिससे कि वो एजुकेशन ले पाएँ। तो पहले वो डिवाइड कम करना ज़रूरी है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई। उसको निगलेक्ट करते हुए क्या रखा गया है, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो वो एक ड्रॉबैक है कि वो हो ही नहीं सकता है ऐसे तो। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी सेंटर्स, प्राइमरी स्कूल्स डोंट ग्रांट द लिबर्टी ऑफ न्यू वेज ऑफ लर्निंग। अब जो पढ़ाने के नए तरीके हैं, या जो जैसे स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो बच्चा उसमें कंफर्टेबल होता है और वो इंटरेस्टिंग बन जाता है उसके लिए पढ़ना। वो इजीली समझ भी पाता है और उनको रिटेन भी कर पाता है। लेकिन जो आंगनवाड़ी सेंटर्स या जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, वो ग्रांट ही नहीं करते कि भाई नई लर्निंग लेकर आए। वो उनको ग्रांट ही नहीं करते। अगर अभी हम बात करें तो स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में देखें, बड़े बड़े स्कूल्स में, शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होंगे, बट जितना मैंने देखा है गवर्नमेंट स्कूल्स में है ही नहीं। इवन आई वेंट टू अ स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं गई थी देखने के लिए फॉर अ इंटर्नशिप। उस टाइम पे क्या हुआ था वहाँ पे कि बेचारे बच्चों को दरी पे बिठाया जा रहा था। उनको इवन चेयर्स बेंचेस कुछ वो भी नहीं दिए जा रहे थे बैठने के लिए। तो स्मार्ट क्लासेस तो तब प्रोवाइडेड होंगी। तो आप न्यू वे ऑफ लर्निंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। तो वो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स या जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं, या वो अडॉप्ट करते ही नहीं है, वो ग्रांट ही नहीं करते हैं उनको। नेक्स्ट, देयर्स अ राइज इन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, यूनिवर्सिटी फीस, बट क्वालिटी एजुकेशन स्टिल रिमेन्स अ कंसर्न। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, फीस तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी क्या होती है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जैसे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बीएड में, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। उसमें जब भी फॉर्म फिल करो तो उसमें वहाँ पे मेंशन होता है कि गवर्नमेंट एडेड में करना है या सेल्फ फाइनेंस में करना है। अगर सेल्फ फाइनेंस का मतलब है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे, प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे वो फीस ही इतनी ज़्यादा होती है और वो कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं पढ़ाते फॉर द नेम सेक। तो क्या है, वहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा ले रहे हैं। इवन वहाँ पे ये चीज़ें भी होती है कि आप एडमिशन ले लो, आप 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा दे दो और आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, रेगुलर की डिग्री मिल जाएगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये काम भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, एजुकेशन में क्वालिटी ही नहीं है, वो अभी भी वो कंसर्न है। इंक्रीजिंग जीडीपी एलोकेशन रिमेन्स ए चैलेंज इन दिस टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। अब 2020 में जैसे ये पॉलिसी लाई गई, उस टाइम पे पैंडेमिक बहुत ज़्यादा हाई उस पे देखने को मिल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस हमें थी। तो उस टाइम पे क्या ये जीडीपी से इतना अमाउंट ग्रांट किया जा पाएगा, अलोकेट किया जा पाएगा? वो भी एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि नहीं, प्रॉब्लमेटिक है वो, इतना ज़्यादा क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। Earlier education policies tell that it takes years to translate into action. After a decade, roughly 10% of schools meet the RTI norms. कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनको क्या बोला जाता है कि पहले ये बोला जाता था कि उनको बहुत साल लगते हैं, जैसे बनाई गई है उसके बाद एक्शन में लेके आने में। ठीक है, जैसे कि आरटी है तो उसके नॉर्म्स को ही लाने में
काफ़ी टाइम लगा है, मतलब 10 साल बाद, डिकेड के बाद कई 10% स्कूल्स में ये लाए गए हैं। तो क्या अब 2020 में लाए जाने के बाद 2030 तक क्या हम वो गोल अचीव कर पाएंगे जिसके लिए लाया गया है, अगर यही इसी पेस पे चलेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। Concerns about teachers' credibility. Innumerable posts are vacant. That's a prevalence of ad hoc teachers. कि टीचर्स की क्रेडिबिलिटी की यहाँ पे कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है वो वेकेंट है, डॉग टीचर्स को लेके आया जा रहा है, तो प्रॉपर तरीके से टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी नहीं की जा रही है। राइजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स वुड मेक डिसेबल्ड एंड गर्ल चिल्ड्रन वल्नरेबल टू लैक ऑफ एजुकेशन। कि ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हमें देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे, तो इसमें तो जो डिसेबल्ड हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो और ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको एजुकेशन मिल ही नहीं पाएगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर वेलकम बट देयर इज अ रिस्क ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड बीइंग एक्सक्लूडेड। अब जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपसेस सेट करने के लिए एक लाइसेंस दे दिया गया कि भाई वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको वहाँ से वंचित रखा जाएगा, वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गोज अनएड्रेस्ड। अब यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में नहीं बात की गई है, उसकी क्वालिटी के बारे में, सेकेंडरी एजुकेशन किस तरीके से होगी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो ये हमें कुछ उसके लिमिटेशंस, कुछ उसकी कमियां हमें देखने को मिली। ठीक है। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, द NEP 2020 lays out an encouraging, hopeful vision for quality education. If successful governments stay true to it, implementation would remain the key. कि बहुत एनकरेजिंग है, एक अच्छा विजन लेके आए हैं एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली। लेकिन अगर सरकार प्रॉपर तरीके से इस पे अड़ी रहती है, देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉलिसी हो, कितनी भी अच्छी हो, जब तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन ही उसका मेन पॉइंट है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना उसका ज़रूरी है, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगी। राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।